पहली सहेली 1979 का दौर था। मुल्क में मार्शल लॉ को लगे दूसरा साल पूरा होने को आया था। मुझे उर्दू का पहला कायदा लाकर दे दिया गया था ताकि मैं अभी से इसे रटना शुरू कर दूं। मैं यानी इबाद खान उर्फ आदि अपने घर में सबसे छोटा था और मुझसे 2 साल बड़ी अमारा और फिर इससे 2 साल बड़े फारहान भैया थे, जिन्हें सब प्यार से फारी कहते थे। लेकिन मेरे लिए वो बड़े भैया थे। मेरे अब्बा दर्जा सोम के सरकारी मुलाजम थे और हमारा सरकारी क्वार्टर भी इसी सरकारी कॉलोनी के दर्जा सोम के क्वार्टरों में वाक़ था, जिसके दर्जा अव्वल के बंगला नमा मकानों में गयास चचा का घर वाक़ था। दरअसल हमारा मोहल्ला काफ़ी वसी था और इसमें मोहल्ले की दर्जाबंदी के हिसाब से महकमे के आला दर्जे के अफसरों से लेकर दर्जा सोम के मुलाजमीन तक मकानात को भी 3 दर्जाबंदियों में तकसीम कर दिया गया था। यूं एक कॉलोनी के वसी कंपाउंड की 4 दीवारी के अंदर दरअसल 3 मोहल्ले आबाद थे। कॉलोनी में दाखिले का रास्ता एक वाहिद और बड़े फाटक नुमा गेट से होकर गुजरता था और इस रास्ते पर पहली 3 कतारें दर्जा सोम के मुलाजमीन की थीं, फिर दर्जा दोयम और फिर दर्जा अव्वल के अफसरान की बारी आती थी। बहरहाल हम सारे मोहल्ले के बच्चे ऐसी किसी भी दर्जाबंदी से कतई आज़ाद थे और हम सब बिला किसी रोक टोक और धड़ल्ले से मोहल्ले के सभी घरों को कूदा फांदी करते पाए जाते थे। गयास चचा, जिनका पूरा नाम गयासुद्दीन था, मेरे अब्बा के दूर पार के किसी रिश्ते से चचाजाद भी लगते थे और वजीहा इनकी अकलूती और बेहद लाडली बेटी का नाम था, जो हम सब छोटे बच्चों की वज्जो आपी थीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन मुझे पहली जमात में दाखिल कराया गया था, उस दिन वज्जो आपी सफ़ेद फराक और बालों में सुर्ख रिबन बांधे 8वीं जमात में बैठ चुकी थीं। गयास चचा ने इनका दाखिला शहर के सबसे आला और महंगे अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में करवा रखा था और रोज़ सुबह सवेरे करमदीन करमो कतांगा इन्हें स्कूल ले जाने के लिए ठीक 7:30 बजे बूमबू बजाता हुआ मोहल्ले के फाटक से अंदर दाखिल होता था। हालांकि हमारे मोहल्ले में वज्जो आपी की हम उम्र या इनसे 1 आध साल बड़ी या छोटी और भी बहुत सी आपियाँ मौजूद थीं, लेकिन इस सब में मेरी सबसे पसंदीदा वज्जो आपी ही थीं और मैं सिर्फ इन्हीं के काम भाग भाग कर किया करता था। हमारे मोहल्ले के बड़े मैदान में, जो दूसरे और पहले दर्जे के मकानों के बीच में पड़ता था, सरे शाम ही मुख्तलिफ फेरी और ठेले वाले जमा हो जाते थे और जैसे ही वज्जो आपी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती या कुछ भी मंगवाना होता तो आदि मियाँ यानी मैं ही भागकर इन्हें वो चीज़ मुहैया करने में सैर फहरिस्त होता था। कभी मैं फालसे वाले की पत्तों की टोकरी लिए वज्जो के सहन में पहुंचा रहा होता कि वो टोकरी में से अच्छे और ताज़ा फालसे छांट लें, तो कभी बर्फ़ मलाई वाले कुल्फ़ियाँ या गोले गंडे वाले से बर्फ़ के गोले पर उनके पसंदीदा रंगदार शरबत डलवा कर इनके घर की जानिब दौड़ा जा रहा होता था। लेकिन ये सब कुछ तभी होता जब गयास चचा घर पर नहीं होते थे या अपने मुताले के कमरे में बंद होकर मुताला कर रहे होते थे, क्योंकि इनकी मौजूदगी में इन तमाम चीज़ों की रसद वज्जो आपी तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता था। गयास चचा को ये ठेले वाली चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थीं, क्योंकि इनका ख्याल था कि इन चीज़ों को खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं। हालांकि हम में से कोई भी बच्चा आज तक इन चीज़ों से बीमार नहीं पड़ा था, लिहाजा वो मुझे भी इन ठेले वालों से हमेशा दूर रहने की तलकीन किया करते थे और मैं मासूम सी सूरत बनाए सर हिलाता रहता था। लेकिन जैसे ही गयास चचा नज़रों से ओझल होते, मुझे और वज्जो आपी को अपनी मनमानी का मौका मिल जाता। ऐसे में वज्जो आपी की अम्मा यानी सकीना खाला हम दोनों को रोकती ही रह जाती और हम तब तक सारे फालसे जामन
बेर या रसबेरी की टोकरी चट कर चले जाते। वैसे भी सकीना खाला बहुत नरम दिल थीं और वज्जो से तो आज तक इन्होंने ऊंचे लहजे में भी कभी कोई बात नहीं की थी। लिहाजा ऐसे में अगर गयास चचा कहीं सरकारी दौरे पर 2-4 दिनों के लिए कहीं शहर से बाहर चले जाते तो मेरी और वज्जो की तो चांदी हो जाती। तब वज्जो जो मेरे ज़रिए ठेले वाले को बिल्कुल अपने घर के दरवाजे के सामने बुलवा लेती और अगर कोई छोटी फेरी या टोकरी वाला होता तो वो टोकरी समेत घर के बड़े सहन में मौजूद होता और हम दोनों इत्मीनान से और बड़े शाहाना अंदाज में इसका माल उड़ाए जाते और सकीना खाला अरे अरे करती रह जाती। वज्जो आपी के घर का एक किरदार फजलू बाबा भी थे जिनका असल नाम तो फजल दीन था लेकिन वक्त के साथ साथ फजलू बाबा बनकर रह गए थे। वो गयास चचा के कंवारेपन के दौर की यादगार थे और इनकी महकमे में पहली तैनाती के वक्त से इनके साथ ही थे। तब गयास चचा ने मजबूरन किसी दूसरे शहर में तैनात होने के बाद इन्हें आर्जी तौर पर अपने घर के काम के लिए भर्ती किया था लेकिन तब से वो गयास चचा ही के होकर रह गए थे। गयास चचा पिछले 30 सालों से जहाँ भी गए फजलू बाबा इनके साथ ही रहे और अब तो वो इनके घर का एक मुस्तकिल हिस्सा बन चुके थे और घर की पिछली जानिब बने सर्वेंट क्वार्टर में ही रहते थे। वज्जो इन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी थीं और वही सबसे ज़्यादा इनके लाड भी उठाते थे। इसलिए अगर कभी गलती से मुझसे या वज्जो से कोई ठेले वाला छूट भी जाता तो वो आकर चुपके से कभी मेरे और कभी वज्जो के कान में बता देते कि बाहर बट्टे वाला घूम रहा है या फिर नमकीन चने और मीठे मरमरे वाला कुछ ही देर में मोहल्ले से निकल जाएगा, जल्दी कर लो जो भी करना है, और दूसरे ही लम्हे में मोहल्ले की फाटक की तरफ उड़ा जा रहा होता था। वज्जो आपी जब स्कूल से वापस आ जाती और दोपहर को अपना स्कूल का काम लेकर बरगद के पेड़ के नीचे अपने सहन में अपना बस्ता खोलकर अपनी किताबें निकाल लेती, तब मेरा महबूब मशगला इनकी ड्राइंग की कापी के सफ़े पलट पलट कर सैकड़ों मरतबा पहले की देखी हुई वो तस्वीर देखना होता था जो खुद वज्जो आपी ने अपने हाथ से बनाई होती थी। इनकी ड्राइंग बहुत उम्दा थी और तस्वीरों में रंग भरना तो इन्हें खूब आता था। क्या मजाल है कि एक रंग ज़रा सा भी दूसरे रंग पर चढ़ने पाए, और सच तो ये है कि वो ज़िंदगी के हर मामले में इस कायदे और सलीके की कायल थीं। इनके बस्ते में रखी किताबों की तरतीब तक इनकी नफासत की गवाह थी। जब तक मैं स्कूल में दाखिल नहीं हुआ था मेरा तकरीबन सारा दिन ही इनके स्कूल से वापस आ जाने के बाद इन्हीं के घर में गुजरता था। फिर शाम ढले फारी भैया भी मुझे ढूंढते ढांढते वहाँ आ पहुँचते और घर वापस ले जाते। वक्त सारा रास्ता डराते रहते कि अम्मी शदीद गुस्से में हैं और मैं बावर्ची खाने से बड़ा वाला चिमटा लिए सहन में ही खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही है। लेकिन जैसे ही मैं सहन का दरवाज़ा खोलता और अम्मी पर मेरी नज़र पड़ती मैं भाग कर जाके इनसे लिपट जाता और इससे पहले कि अम्मी मुझे कुछ कहें मैं फ़ौरन फारी भैया की शिकायतें लगाना शुरू कर देता कि वो मुझे सारे रास्ते डराते और धमकाते हुए लेकर घर आए हैं। अम्मी भी दूसरे ही लम्हे सब भूल भाल कर भैया को डांटने लग जाती कि कितनी बार कहा है कि छोटे भाई को यूं नहीं डराया करते, इस तरह बच्चों के दिल में हमेशा का डर बैठ जाता है जो फिर कभी नहीं निकलता, वगैरह वगैरह। यूं हर बार अम्मी की डांट से बच जाता और इनका सारा गुस्सा बड़े भैया पर निकल जाता जो बेचारे पिछले घंटे भर से मेरी तलाश में पूरे मोहल्ले में हलकान हो रहे होते थे। वज्जो आपी जब अपने स्कूल का काम कर रही थीं तो इस वक्त मेरा पसंदीदा मशगला अपनी कच्ची पक्की बनाई हुई तस्वीरों में वज्जो आपी से इनके पानी वाले रंग लेकर इनमें रंग भरना होता था। मुझे इनके पानी वाले रंगों की डिबिया बहुत पसंद थीं
جس میں 12 رنگوں کی ٹکیا اور اس کے ساتھ ہی صاف اور استعمال شدہ پانی کی چھوٹی چھوٹی سلور کی 2 پیالیاں ڈبیا کے اندر ہی لگی ہوتی تھی۔ بچوں ساتھ ساتھ مجھے رنگ بھرنا بھی سکھائے جاتی اور اپنے اسکول کا کام بھی ختم کر لیتی۔ مجھے رنگوں کا جنون تھا، لیکن خود میں اپنے محدود جیب خرچ میں بمشکل 50 پیسے میں دستیاب مومی رنگوں کی وہ چھوٹی سی ڈبیا خرید پاتا، جس کے اندر 3 انچ کی لمبائی کے برابر 12 عدد رنگین مومی پنسلیں ہوتی تھیں، لیکن وہ رنگ بے حد نازک ہونے کی وجہ سے بہت جلد ٹوٹ جاتے تھے اور استعمال بھی بہت تیزی سے ہو جاتے تھے۔ لہٰذا وجو آپی کے ان قیمتی پانی والی رنگوں سے اپنی تصویروں میں رنگ بھرنا میرے لیے ایک بہت بڑی عیاشی سے کم نہیں تھا۔ وجو آپی کے لیے غیاث چچا ہیرما ڈیئر برانڈ کی 12 رنگین پنسلوں کی ڈبیا بھی لے کر آتے تھے۔ ٹین کی بنی ہوئی اس ڈبیا پر کالے ہرن کی ایک تصویر بنی ہوتی تھی اور ہر ماہ ہی نئی ڈبیا ملنے پر وجو آپی پرانی آدھی استعمال شدہ پنسلیں میرے حوالے کر دیتی تھیں اور اگلا پورا مہینہ میں ان کی دی ہوئی یہ پنسلیں امارہ اور بڑے بھیا سے چھپا چھپا کر رکھنے میں صرف کر دیتا تھا، کیونکہ وہ دونوں میرے رنگوں کے دشمن تھے۔ باقی رنگوں کی تو خیر تھی، لیکن وجو کے دیے ہوئے یہ رنگ میں کسی بھی قیمت پر کسی اور کو استعمال کرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لہٰذا امارہ اور بھیا سے اس بات پر ہمیشہ میرا جھگڑا ہی ہوتا رہا کہ میرے سبز رنگ کی پنسل کس نے اٹھائی، یہ دہانی رنگ کی پنسل زیادہ گھسی ہوئی کیوں ہے، سرخ پنسل کی نوک کس نے توڑی، ابھی تو میں نے تازہ تازہ گھڑ کے رکھی تھی۔ مجھے تو خود وجو آپی بھی کسی نازک رنگین پنسل جیسی ہی دکھتی تھیں، تیکھے اور نازک سے نفوش گلابی رنگت، بڑی بڑی سی کالی آنکھیں، ستواں سے ناک اور گالوں میں پڑنے والے 2 چھوٹے چھوٹے سے گلابی گھڑے، گویا ہر نقش ایسے جیسے کسی مصور نے برسوں کی محنت کے بعد تیز نوک والی گلابی پنسل سے زندگی کے کورے سفید کاغذ پر کوئی موت اتاری ہو۔ اور پھر وہ ذہین بھی اتنی تھیں کہ 5ویں جماعت میں ہی ضلع بھر میں ان کی پہلی پوزیشن آئی تھی اور ان کی حکومت کی جانب سے وظیفہ بھی ملا تھا۔ مجھے یاد ہے اس روز غیاث چاچا نے وجو کی اتنی بڑی کامیابی پر پورے محلے کی دعوت کی تھی۔ تمام گھر کو اندر اور باہر کلی پھیر کر سفیدی سے چمکا دیا تھا۔ معاش کی دوپہر کئی مرتبہ گھر کے بیرونی راستوں پر چھڑکاؤ کر چکا تھا تاکہ گرد مستقل بیٹھ جائے۔ نیلے پیلے ہرے سرخ اودے رنگوں کی بتیوں کی چمکتی لڑیوں سے سارے گھر کو سجایا گیا تھا۔ ہم سارے محلے کے بچوں کے لیے میری بسکٹ کے سرخ چمکتے ٹن منگوائے گئے تھے، جس پر ایک گھومتی ہوئی بچے کی تصویر بنی ہوتی تھی۔ غیاث چچا کو نت نئے ریکارڈ جمع کرنے کا بھی بہت شوق تھا اور ان کے پاس ہر نئی پرانی انڈین فلم کے بہت سے ریکارڈ جمع تھے، اور اس شام بھی انہوں نے خصوصی طور پر ملتا کا مشہور اکھیوں کے جھروکے سے والا ریکارڈ اتنی زور سے لگایا رکھا تھا کہ اس کی آواز ہمارے گھر تک بھی آ رہی تھی۔ اسی دن سے وجو آپی میری سہیلی کے طور پر مشہور ہو گئی تھیں، کیونکہ محلے کے ایک بزرگ نے بھاگتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا تھا کہ ادی میاں کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ میں نے جلدی سے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ وہ وجو آپی کے گھر دعوت پہ جا رہا ہوں، لیکن وہ بڑے میاں تو مجھے چھیڑنے کے موڈ میں تھے۔ پھر پوچھنے لگے کہ بھلا یہ وجو آپی تمہاری کون ہے؟ مجھے جلدی سے اور کچھ رشتہ تو نہ سوجا، اسی لیے بول پڑا، میری سہیلی۔ بس جی، پھر کیا تھا، وہ بڑے میاں خود تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فوراً ہی پورے محلے میں منادی کروا دی کہ وجو ادی کی سہیلی ہیں۔ پھر تو جسے بھی دیکھو مجھے روک روک کر یہی پوچھتا تھا کہ ہاں بھائی، ادی کی سہیلی کیسی ہے؟ خدا بچائے ان بڑوں کی شرارتوں سے
ایک بار کسی بات کے پیچھے پڑ جائیں تو پھر اس کا بتنگڑ بنانے میں ان کا بھی کوئی جواب نہیں.